फर्ज कर लीजिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और आपको सैकड़ों किसानों ने, जो कि गुस्से में हैं, उन्होंने घेर लिया है। नहरों के अंदर तो सफाई नहीं, तो मेरे पानी जाने का करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उस नहरों के अंदर, भ्रष्टाचार बहुत आतंक है। मैं बार-बार और आप पर और आपके डिपार्टमेंट पर करप्शन का इल्जाम डाल रहे हैं। और इसी सिचुएशन में एक और केस होता है जहां पर आपके ही टीममेट यानी कि आपके सबऑर्डिनेट एसडीएम पर एक पॉलिटिकल कैंडिडेट अटैक कर देता है, यानी कि थप्पड़ मार देता है मतदान के टाइम पर। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे, या फिर उनके साथ दोगे, या फिर प्रेशर के कारण टूटने लगोगे? राजस्थान के दिल से एक कहानी निकल कर आती है। यह कहानी है आईएएस सौम्या झा की, कि कैसे एक ही समय पर इस दो बड़े चैलेंजेस को एथिकल गवर्नेंस से निपटाया और मिसाल बन चुकी हैं। इन्होंने अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग से कैसे एथिकल एडमिनिस्ट्रेटिव को अप्लाई किया, जो कि हम किताबों में पढ़ते थे, इन्होंने अप्लाई कर दिया। वो जानेंगे आखिर इन्होंने किया कैसे, इन्होंने कौन से स्टेप्स लिए इन दोनों केसेस में, इनके पास क्या एथिकल डायलेमास आए थे और क्या एथिकल इश्यूज आए थे। जब हम यूपीएससी का मेंस जीएस पेपर 4 देते हैं ना, एथिक्स का, तो उसमें केस स्टडीज आती हैं 20 मार्क्स की। कुछ ऐसी ही केस स्टडीज आती हैं जिनके बारे में हम अंदर बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो या फिर अगर आप ट्रेनिंग में भी हो, तो आपके लिए इस केस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आने वाले टाइम पे ऐसा फेस कर सकते हो। तो डिटेल में जानेंगे इस कंप्लीट वीडियो में कि कैसे 31 साल की सौम्या, जिन्होंने 2016 में यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, आज मिसाल बन चुकी हैं। दोस्तों, ये टोंक जिले की कलेक्टर हैं। टोंक जो कि राजस्थान में पड़ता है, जो कि जयपुर और बूंदी डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है। ये पूरा केस जो है, ये दो केस में तब्दील होता है, केस 1, केस 2। केस की हम बात करें तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप लगा सकते हैं, ताकि ऐसी केस स्टडीज को आप और ज्यादा सपोर्ट करें और हम आने वाले टाइम पे भी और अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर करते रहें। दोस्तों, दो केसेस हैं, ये दोनों केसेस तो आपको पता ही होंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला इसके बारे में, लेकिन केस बता देता हूं ताकि इस पूरे केस स्टडी को हम लोग रिलेट कर सकें। सबसे पहला जो केस आता है, केस 1, एसडीएम को थप्पड़। अब हुआ क्या था कि टोंक जिले में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है देवली उनियारा। यहां पर चुनाव हो रहा था, तो कुछ गांव वाले जो हैं वो मतदान करने नहीं जा रहे थे। वो चुपचाप बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि अजी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम अभी हैं उसमें हमारा गांव अभी नहीं चाहिए, हमें दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा गांव डाल दो। जिसकी वजह से वो मतदान नहीं कर रहे थे, वो बैठे हुए थे, ठीक है। जिसमें नरेश मीणा जी, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनका बहुत बड़ा रोल था। कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर्स भी उस गांव वालों को डरा धमका के उनको बैठा रहे थे। इस सिचुएशन में जब आईएएस सौम्या झा को पता चला, तो उन्होंने निरीक्षण के लिए अपने एसडीएम को भेज दिया। और लोक सेवक का, यानी कि जनता के जो सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उनका काम होता है अवेयरनेस फैलाना। तो लोकतंत्र के लिए इनके जो एसडीएम हैं वो गए और गांव वालों को बोले कि नहीं, आप जाके वोट दीजिए, लोकतांत्रिक अधिकार है, ये आपका राजनीतिक अधिकार है, आप वोट दीजिए और अपने हक के लिए वोट करिए। तो उनमें से कुछ गांव वाले, जो कि सरकारी कर्मचारी ही थे, कुछ आंगनवाड़ी के लोग थे, कुछ टीचर थे, वो लोग वोट देने चले गए। इतने में जो मीणा साहब हैं वो आते हैं और एसडीएम को थप्पड़ जड़ देते हैं। तो एक डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्राइसिस आ जाता है, जहां पर जो राजनीतिक दबके के लोग हैं उस साइड के लोग एक्टिव हो गए और जो एसडीएम साइड के जो सरकारी लोग हैं वो एक्टिव हो गए। तो इसको मैनेज कैसे किया सौम्या झा ने, नंबर 1। दूसरा केस आता है फार्मर्स प्रोटेस्ट। वहां गांव में एक डैम है जिसका नाम है बिसलपुर डैम। वो डैम जो है वो लगभग 200 से 250 गांव को पानी इरिगेशन में मदद करता है। अब गांव वाले जो है वो आए और उन्होंने कहा कि कुछ गांव वालों को, कुछ गांव को तो पानी जा रहा है, लेकिन हमारा जो गांव है वहां पे मरम्मत न होने की वजह से, नहरों की सफाई न होने की वजह से, नालों के साफ न होने की वजह से जो डैम से पानी आ रहा है वो नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारे जो किसान हैं उनको दिक्कत हो रही है, वो खा पी नहीं पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। तो ये गुस्सा था, आक्रोश, कि आपकी जो जितनी भी डिपार्टमेंट में लोग हैं, इंजीनियर्स वगैरह, वो लोग करप्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। तो ये लोग आते हैं और वहां पे चिल्लाने लगते हैं। ये दो केसेस थे दोस्तों, लेकिन इस केस को डाइसेक्ट करने से पहले मैं आप सभी को
पिछले 4 महीनों में 200 से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स ने हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल किया। ज्वाइन करने से पहले उन्होंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ढेर सारी कंप्लेंट्स बताई थी। नंबर 1, क्लासेस टाइम पर नहीं हो रही हैं, कोचिंग से अब डिस्कनेक्ट फील हो रहा है, सिलेबस को समझाया नहीं जाता है, क्या करें, कैसे कवर करें, हर टाइम मेंटोर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस काफी लो था, क्या पढ़ें, सेल्फ डाउट आ रहा था और हमारी प्रिपरेशन पीछे छूट रही थी। लेकिन घबराइए मत, जैसे इन सारे एस्पिरेंट्स की नीड हमने समझी, मुझे पता है ऐसी नीड आपकी भी है, आपके साथ भी ये सारी की सारी चीजें हो रही होंगी। जुड़िए मार्गदर्शन आईएएस के पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम से और आपका भैया आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें बताएगा। नीचे साइन अप बटन पर क्लिक करिए, आप डायरेक्टली लैंड हो सकते हैं हमारे 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम से। ये रास्ता है कंफ्यूजन से क्लैरिटी का। ये है पीवाईक्यू दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने अभी फार्मर वाला डिस्कस किया है ना, सेम पीवाईक्यू, आप यकीन करिए सेम क्वेश्चन 2024 के इसी साल मेंस एथिक्स में आया है। अब ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो अपने एसडीएम को गांव में भेजता है कि भाई पानी की किल्लत है तो आप आराम से यूज करिए, जो पीने वाला पानी है उसकी प्रायोरिटी दीजिए, जो सिंचाई के लिए है, जो अन्य यूसेज के लिए जो पानी है उसको कंट्रोल में यूज करिए, वरना पानी की कमी हो सकती है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो ठीक है, लेकिन अब कुछ गांव वाले एसडीएम साहब के यहाँ पहुंचते हैं या मैडम के यहाँ, बोलते हैं कि भैया हम तो ठीक है लेकिन वो जो इंडस्ट्री वाला पानी यूज कर रहा है वो 10 लीटर पानी निकाल रहा है, तो उसको आप नहीं बोलेंगे। तो यहां पर जो कलेक्टर हैं उनके सामने एक एथिकल डायलेमा आता है कि इंडस्ट्री को भी नहीं बंद करा सकते क्योंकि उसमें 1000 लोग काम करते हैं, उनकी जीवनी जुड़ी हुई है। तो इस सिचुएशन में अब कलेक्टर करे तो क्या करे? ऐसे ही कुछ केस स्टडीज आते हैं मेरे दोस्त, जैसे यहां पूछा है ना, डिस्कस ऑल ऑप्शन अवेलेबल टू कलेक्टर, क्या सुटेबल एक्शन लेना चाहिए, क्या पोटेंशियल एथिकल डायलेमास थे, समझ में आया? यही डिस्कस करेंगे हम लोग इस पूरे वीडियो में। नंबर 1, अब केस आपको पता है, पहला केस क्या था? एथिकल इशू इन्वॉल्व इन केस 1। क्या था केस 1? जो एसडीएम असॉल्ट था। अब पहला क्या था दोस्तों कि थप्पड़ तो लग गया था, पब्लिक सेंटीमेंट भी हो गई थी, जो एसडीएम साहब के पक्ष के लोग थे यानी कि जो गांव वाले थे और जो सरकारी ऑफिशियल्स थे उनकी सेंटीमेंट जग गई, ऐसे कैसे मार दिया वो, और फिर जो नरेश मीणा के साइड के लोग थे वो भी चढ़ गए। तो इस पूरे गर्मा गर्मी के माहौल में कैसे न्याय व्यवस्था यानी कि रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट किया जाए, ये एक चुनौती थी। कैसे प्रोटोकॉल्स आएंगे, ये चुनौती थी। इलेक्शन की इंटीग्रिटी दोस्तों, देखिए चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कहना कि भाई सौम्या झा के सिचुएशन के जब कार्यकाल में बड़ा गलत चुनाव हो गया, तो सौम्या झा ने बड़े अच्छे तरीके से इसको किया। ये जो एथिकल इंटीग्रिटी यहां बात हो रही है ना कि फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो सौम्या झा ने बिल्कुल ऐसा ही करवाया। पहले चुनाव को खत्म होने दिया, मतदाता मतदान किए और ईवीएम मशीन जब बैलेट के साथ सब चली गई, उसके बाद नरेश मीणा को अरेस्ट करवा लिया। यानी कि 13 तारीख को ये थप्पड़ कांड हुआ था, 14 तारीख को अरेस्ट करवा लिया। तो आप देख रहे हैं कि मतलब स्किल, सेफ्टी ऑफ ऑफिशियल्स, प्रोटेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ फ्रॉम वायलेंट रिएक्शन। अब सौम्या झा को पता तो था नहीं कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन उनको भनक थी। कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है कि ये सोची समझी साजिश थी। मतलब कि अगर जब एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और हमारी तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से कुछ तुरंत प्रत्युत्तर होता वहीं पर, तो वो लोग इलेक्शन बूथ पर धावा बोल देते और चुनाव को खत्म कर देते। ऐसा नहीं होने दिया सौम्या झा ने, वेट किया और रिस्पॉन्ड किया अगले दिन। ठीक है, ये सीखने को मिला आपको। ठीक है, अच्छा यहां पर लिखा हुआ है कि स्टेप्स क्या क्या यूज किए थे इस पूरे सिचुएशन में। तो नंबर 1 आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्राइसिस। मतलब कि जब मतदाता वोट नहीं कर रहे थे, गांव में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने अपने एसडीएम को वहां भेजा और समझाने के लिए भेजा। दोस्तों इलेक्शन के प्रोसेस में ना एक फंक्शन होता है कॉल्ड स्वीप। स्वीप एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लोगों को अवेयरनेस दिलाई जाती है कि आप मतदान करें, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है, आप मतदान करें और आपके हक में है। तो ये एक प्रोसेस होता है जहां पे लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट बताता है। तो इन्होंने अपने एसडीएम को भेजा उस क्राइसिस में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। ठीक, अटेम्प्ट टू एंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब इन्होंने कई बार फोन किया नरेश मीणा को कि भाई मत करो, ऐसा है वैसा है, जाने दो क्या बात हुआ, लेकिन नरेश मीणा फोन नहीं उठाया, जिसकी वजह से इनको एसडीएम को भेजना पड़ा। तीसरी चीज, एंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर।
जब नरेश मीणा को अरेस्ट करवा लिया गया था तब उनके सपोर्टर्स जो हैं वो लगभग 50 से 60 गाड़ियों को इधर उधर तोड़ फाड़ के जला दिए थे। मतलब कई बवाल, रोडें ब्लॉक कर दी गई थी। तो इन्होंने इंश्योर किया लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कई रैपिड एक्शन फोर्स, आरएसी, कांस्टेबल के ड्यूटी और कई ऐसे आसपास के राज्य को अलर्ट कर दिया था। ठीक है। दूसरा, फोकस ऑन डी एस्केलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी दोस्तों यहां पर यह है कि जनता को सेंटर में रख के हर एक चीज, मीडिया में इंटरव्यू देना, अपनी बात को रखना, बात को साझा करना, चीजों को एक्सप्लेन करना, अवॉइडेज बिल्कुल अवॉइड नहीं किया, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखी और बिल्कुल प्लानिंग के साथ चला था। बहुत ही अच्छा फैसला। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मतलब आपको कैसा लगा इनका, और आप रहते तो क्या कर सकते थे। ठीक है। अब देखिए दूसरा केस क्या था हमारा, फार्मर्स प्रोटेस्ट और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इशू। ठीक है। अब इसमें क्या था कि एक तो एलिगेशन भी था, एक तो आरोप भी था कि आपके सरकारी ऑफिशियल्स करप्शन कर रहे हैं। मतलब कि आपके जितने भी इंजीनियर्स हैं जो लोकल हैं वो लोग करोड़ों करोड़ों रुपए ले रहे हैं नहर के रास्ते के नाम बनवाने के लिए, नाला की मरम्मत कराने के लिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, जिसकी वजह से हम गुस्सा हैं। एक तो ये था। ठीक है। तो एक तो एलिगेशंस था भाई कि आपके इंजीनियर्स के ऊपर एलिगेशन है। ठीक है। दूसरा कि इमीडिएट नीड भी चाहिए थी, इमीडिएटली कुछ करना भी था ताकि फार्मर्स जो है वो इतना बवाल ना करें। दूसरा है रिसोर्स का एलोकेशन। मतलब कि अब कुछ गांव में पानी जा रहा है, कुछ गांव में नहीं जा रहा है। किस लिए नहीं जा रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि उनके सरकारी ऑफिसर्स ने रिश्वत खाई है, पैसा पॉकेट में रखा है, नहरों की मरम्मत नहीं कराई है। तो कुछ गांव में पानी जा रहा है, कुछ गांव में नहीं जा रहा है। एक ये इशू था। दूसरा, रिस्टोरेशन ऑफ ट्रस्ट। मतलब इस सिचुएशन को, मतलब किस तरीके से फार्मर्स को कन्विंस किया जाए कि भाई वो एडमिनिस्ट्रेशन पर यकीन करें और उम्मीद न छोड़ें। एक लॉन्ग टर्म विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि आज के बाद से नहीं होगा और हम जो है आगे कार्रवाई करेंगे इसमें। ठीक है। अब उन्होंने क्या स्टेप लिया केस इस वाले में 2 में, इन्होंने सिचुएशन में सबसे पहले लिसनिंग एंड एम्पैथी, सुना। उन्होंने खुद कहा, आप वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने खुद कहा कि शांति बनाए रखिए और एक एक करके बोलिए, उसी से समाधान निकल सकता है, लड़ाई झगड़े से हम यहां लड़ने नहीं आए हैं। तो लिसनिंग एंड एम्पैथी, उन्होंने अपने आप को उनकी जगह रख के देखा और प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया। इमीडिएट एक्शन क्या लिया कि तुरंत नाले की मरम्मत हो, तुरंत पानी छोड़ा जाए, और हम यह आश्वासन देते हैं कि अगर करप्शन का मामला है तो हम जांच बैठाएंगे। ये इमीडिएट एक्शन ले लिया। ठीक है। लॉन्ग टर्म एश्योरेंस क्या था कि आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये जो नाले का पानी जब साफ कराया जा रहा है तो ये हमेशा के लिए अब आपके लिए साफ हो जाएगा और करप्शन वाला मामला अब नहीं होगा, ऐसी डीले नहीं होगी। इन्होंने अश्योरेंस किया। दूसरा, प्रमोटिंग कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। मतलब जब आप वीडियो देखें तो उसमें कई सारे लोग घेर के बैठे हुए हैं। ठीक है। तो कोई तेज चिल्ला रहा है, कोई कम चिल्ला रहा है, कोई आवाज आ रही है, तो वहां पर एक हेल्दी डिस्कशन को प्रमोट करने के लिए लोगों को शांत कराई और उन्होंने बोला कि एक एक करके बताइए तो भाई समस्या का समाधान निकलेगा। आप समझ में आ रहा है किस तरीके से किया गया है। साथियों, एथिक्स में एक कंसेप्ट है, थिंकर्स कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का कहना है कि आप जो भी कर रहे हो, आपका जो भी एक्शन है वो लार्जर गुड के लिए, ग्रेटर गुड के लिए होना चाहिए था। आपका हर रिजल्ट जो है वो ग्रेटेस्ट गुड के लिए होना चाहिए, मतलब सबका विकास वाली चीज। ठीक है, जैसा मोदी जी कहते हैं। तो क्या था इसमें, अब जैसे फार्मर्स का कल्याण, तो किसी एक फार्मर का तो होगा नहीं कल्याण। ये अगर पानी खेत में अगर जाएगा बिसलपुर डैम से, उनकी जो मीटिंग हुई थी, तो उससे हजारों फार्मर का फायदा होगा। लगभग 256 गांवों में पानी जा रहा है। तो ये प्रायोरिटाइज की गई है इरिगेशन की नीड को। पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन उन्होंने किया अपने कानून व्यवस्था के साथ साथ, और साथ ही में किस तरीके से पब्लिक सेफ्टी की, भाई वो पीसफुल प्रोटेस्ट आप लोग करें, जबरदस्ती मतलब हंगामा नहीं। जस्टिस में क्या हुआ कि जो नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था, तो नरेश मीणा ने जब एसडीएम को मारा तो एसडीएम को मैडम ने कहा कि तुम एफआईआर फाइल करो, हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो एफआईआर पर ही अरेस्ट किया गया था, ऐसे नहीं अरेस्ट किया गया था उसको। तो ये एक जस्टिस वाला मामला आपको दिखा। दूसरा आता है, डेनियल गोल्डमैन साहब कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सही मायने ये है जिसको पता है सेल्फ अवेयरनेस, जिसको सेल्फ रेगुलेशन पता है, एम्पैथी, सोशल स्किल और मोटिवेशन जिसको आता है। तो इस पूरे सिचुएशन में देखा गया कि सौम्या झा के केस में
सेल्फ रेगुलेशन था, मतलब कि उनको पता था कि माहौल जो है वो काफी गर्म है, माहौल काफी गर्म है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह मेंटेन किया। फार्मर वाले इशू को ले लेते हैं, अपने आप को अंदर की तीव्रता को मेंटेन करते हुए शांत रखा और लोगों से भी शांति बनाने के लिए रखा, और फिर मामला एस्केलेट नहीं हुआ। दूसरी चीज सोशल स्किल आती है। अब सोशल स्किल दोनों ही केस में, चाहे वो थप्पड़ कांड में हो या फार्मर कांड में हो, सोशल स्किल, समाज में जनता के पास जाके, मीडिया में जाके जो बातें रखना, ट्रांसपेरेंसी के साथ रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी बात कहना। एम्पथी, उन्होंने फार्मर्स के साथ तुरंत कनेक्ट किया, विलेजर्स के साथ तुरंत कनेक्ट किया, और अब उनकी स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल महसूस की और उनके लिए एक ग्रीवियांस रिड्रेसल, मतलब कि उनके परेशानियों को एक समाधान के रास्ते में ले आए और पूरी कोशिश की कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको किया जाए। तो आई होप आपको चीजें थोड़ी सी बेहतर समझ में आई होंगी कि आखिर इस केस स्टडी से हमें कितना सीखने को मिला, कितना समझने को मिला। आखिर कौन है ये आईएएस सौम्या झा? दोस्तों, आईएएस सौम्या झा 2016 बैच की यूपीएससी आईएएस ऑफिसर हैं, यानी कि यूपीएससी 2016 में क्रैक कर लिया था पहले अटेम्प्ट में ही। इनके पिताजी मध्य प्रदेश के बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, बिहार से आते हैं ये लोग। इन्होंने पहले अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर लिया था और तुरंत ही इन्होंने फिर शादी भी कर ली थी। इनके हस्बैंड भी एक आईएएस ऑफिसर हैं और वहीं बूंदी डिस्ट्रिक्ट में ही तैनात हैं। इनको पहले हिमाचल कैडर मिला था, फिर शादी के बाद कैडर शिफ्ट हो जाता है नियम के तहत। तो फिर ये दोनों पति पत्नी अब राजस्थान में ही रहते हैं। एंड शी इज क्वाइट यंग, ओनली 31 years of age, but has got massive experience, and this was the case till solved. आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला। और साथियों, हमारे एडमिशंस की लाइन अब खुल चुकी है 2025 के लिए। अगर आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा इस मार्गदर्शन आईएएस का कोर्स। और 26 और 27 वाले अगर एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है कि आपके सिद्धार्थ भैया का मार्गदर्शन आईएएस का पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम कैसा चल रहा है, कितना बढ़िया चल रहा है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप जाएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।